प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एक एपीआई राउट बताया था। ये देखिए लोकल होस्ट कॉलन 3000 के बाद जो कुछ भी है उसे हम क्या बोलते हैं, राउट बोलते हैं। ऐसा राउट मैंने किसके अंदर बना के बताया था आपको, एक्सप्रेस के अंदर बताया था। एपीआई कैसे होती हैं, कैसे काम करती है, उसके लिए मैंने आपको स्ट्रापी इंस्टॉल करके बताया था। स्ट्रापी आज दोबारा हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, कल वाले ही स्ट्रापी को चालू करेंगे, ठीक है ना। ये स्ट्रापी 1 जो फोल्डर है मैंने कल इंस्टॉल किया था। यहाँ जाके इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है, यहां से आप राइट क्लिक करके टर्मिनल पे जाना है और टर्मिनल पे आप कर सकते हैं npm run dev, ठीक है ना। अलग अलग प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं अगर इसकी package.json आपको बताऊं तो ये कैट कमांड से आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बैकएंड सिखाने के साथ साथ कुछ कुछ कमांड ऐसी सिखा रहा हूं जो कि डेवऑप्स से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? आगे चल के आप डेवऑप इंजीनियर बनेंगे तो ये छोटी मोटी कमांडें आपको काम में आएगी, ठीक है ना। तो कैट कमांड किस लिए काम आती है? किसी भी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। कहां पर? टर्मिनल पर, ये ब्लैक टर्मिनल पर। डेवऑप वाले जो इंजीनियर्स होते हैं वो उनका टोटल पूरा लाइफ ही इस ब्लैक टर्मिनल पे ही जाता है, ठीक है ना। ब्लैक टर्मिनल से चालू होंगे और पूरा ब्लैक टर्मिनल पे ही काम करते रहते हैं, ठीक है ना। आप एज अ बैकएंड इंजीनियर आप सारा काम कोडिंग में करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत हमें टर्मिनल का भी नॉलेज होना चाहिए कि हम ब्लैक टर्मिनल पे काम कर रहे हैं और पर्टिकुलर मेरे पास कोई फाइल है तो उसको अगर मुझे उसका कंटेंट देखने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे? कैट, है ना। चलिए, उसके बाद मैंने कमांड बताई थी ls-l, ls कमांड, ठीक है ना। ls कमांड से क्या हो रहा है, जितनी भी फाइल्स और जितनी भी डायरेक्टरी है वो दिखाई देंगी। जैसे ही आप ls करेंगे तो पूरी लिस्ट बनेगी, है ना, कि आपके इस स्ट्रापी 1 फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितनी डायरेक्टरीज हैं, ये सारी ls करके मिल जाएगी। ls मतलब लिस्ट, है ना। घर पे जैसे लिस्ट बनाते हो ना कि आज मुझे मार्केट से ये सामान लाना है, वो लाना है, तो क्या होती है, अपने पास एक लिस्ट होती है। ये पूरा के पूरा आपको क्या कर रहा है, लिस्ट शो कर रहा है फाइल्स और डायरेक्टरी का। इसमें से यहां पर देखना, ये जो पहला जो स्ट्रिंग होता है इसे हम बोलते हैं परमिशन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? परमिशन स्ट्रिंग। इस परमिशन स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है, ये जो दिख रहा है आपको डी, ये बताता है कि इसका टाइप बताता है, ठीक है ना। जैसे ये कॉन्फ़िग नाम की क्या है, डी फॉर डायरेक्टरी, ठीक है ना। उसी तरीके से यहां पर मैं देखूं package.json नाम की, यहां पर क्या है, पहला कैरेक्टर डी दिखाई दे रहा है कि डैश दिखाई दे रहा है? ये देखो, केयरफुली देखो, ये package.json वाली लाइन मैंने सिलेक्ट करी, ये पहला कैरेक्टर, ये पहला, ये वाला, ये आपको डी दिखाई दे रहा है कि डैश दिखाई दे रहा है? ये डैश दिखाई दे रहा है। तो समझ लेना, अगर डैश है मतलब फाइल है और डी है मतलब डायरेक्टरी है। तो फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन सी कमांड यूज करूंगा मैं? कैट कमांड यूज करूंगा, ठीक है ना। ये देखो, उस फाइल के अंदर जितनी भी चीजें थी वो दिखाई दे रही है। अब ये tsconfig.json, ये भी क्या है, फाइल है कि डायरेक्टरी है? ये फाइल है ना। ये डाटाबेस नाम की क्या है हमारे पास, ये डायरेक्टरी है, ठीक है ना। तो मैंने हिंट बता दिया, इस नोटपैड के अंदर मैं लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ls किया और ls के बाद अगर d करके आपको दिख जाए और डैश करके अगर आपको दिख जाए तो पहला कैरेक्टर, अगर पहला कैरेक्टर d होगा तो उसे आप उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी। और पहला कैरेक्टर अगर आपको दिख जाए, डैश दिख जाए, तो वो आपके लिए क्या होगा, फाइल होगा। ये छोटी छोटी जो कमांड हैं ये आपके किससे रिलेटेड है, डेवऑप्स कोर्स से रिलेटेड है ना। कल को आप डेवऑप्स सीखने का अगर मन बनाते हैं कि यार मेरे को डेवऑप्स भी सीखना है, तो वहां पर यही कमांडें आपको दोबारा सिखाई जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी से ही क्यों ना थोड़ा थोड़ा हम सीखते चले, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। ये ls किया मैंने, डी किया। तो अगर मेरे पास अगर कोई फाइल है, अगर मेरे पास कोई फाइल है और उस फाइल के कंटेंट को देखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कैट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। किस कमांड का यूज करेंगे? कैट कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखो एक readme.md नाम की फाइल है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कैट package.json। तो यहाँ पर आप देखो ये package.json है। अब यहाँ से मैं package.json को केयरफुली आपको बताऊं तो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट सेक्शन है, यहाँ पर स्क्रिप्ट सेक्शन है। इस स्क्रिप्ट सेक्शन में बहुत सारी कमांडें दी हुई हैं। पहली कमांड का नाम है बिल्ड, दूसरी कमांड का नाम है कंसोल, है ना। इसमें से मैं स्ट्रापी को चलाने के लिए किस कमांड का यूज करता हूं, डेव कमांड का, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट के अंदर अगर डेव लिखा है
तो आपकी कमांड क्या बनेगी, npm run dev बनेगी, ठीक है ना। अगर स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट लिखा हुआ है तो, है ना, यहां पर मैं वो सेक्शन बता देता हूं। ये रहा वो आपका ये रही आपकी package.json फाइल। इसके अंदर कौन सा सेक्शन मिलेगा आपको, स्क्रिप्ट मिलेगा। और स्क्रिप्ट के अंदर आपको अगर क्या देखने को मिल जाए, अगर आपको dev देखने को मिल जाए तो आपकी कमांड क्या बनेगी, क्या बनेगी, npm run dev बनेगी। अगर आपको स्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर स्टार्ट दिख जाए तो आपकी कमांड क्या बनेगी, npm start बनेगी, ठीक है ना। सो ये npm start समझ में आ रहा है। तो ये छोटी सी दो कमांड है। तो कुल मिला के package.json फाइल को देखना है, उसके कौन से सेक्शन को देखना है, स्टार्ट सेक्शन को देखना है और इन कमांडों को देखना है, ठीक है ना, कि स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, डेव करेंगे तो क्या होगा। तो स्ट्रापी को चलाने के लिए डेव कमांड बनाई गई है स्ट्रापी वालों ने। स्ट्रापी मैंने नहीं बनाया है, स्ट्रापी वालों ने बनाया है। उन्होंने उस स्ट्रापी को चलाने के लिए किस कमांड का यूज किया है, डेव कमांड का यूज किया है। अभी कल के लेक्चर में मैंने एक्सप्रेस के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें बताइए मैंने भी एक package.json बनाई थी कि नहीं बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। उसके अंदर मैंने भी एक स्क्रिप्ट सेक्शन डिफाइन किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल किया था। उसके अंदर मैंने उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बताइए डेव कमांड का यूज किया था कि स्टार्ट कमांड का यूज किया था, स्टार्ट कमांड का यूज किया था, ठीक है ना। तो ये डेवलपर के ऊपर होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस कमांड से चलाना चाहते हैं। तो मैंने स्टार्ट से चलाया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रापी सीएमएस की, ठीक है ना। सीएमएस का मतलब क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। इसको जनरली बोलते हैं हेडलेस सीएमएस, ठीक है ना। स्ट्रापी क्या है, हेडलेस सीएमएस है। अब इस हेडलेस का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेड का मतलब होता है, अगर टेक्निकल नॉर्मल वे में बात करें, सिर, और सिर नहीं है ऐसा सीएमएस, इससे उस सिर का कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली यूआई और इसका जो फ्रंट एंड और बैक एंड के सेपरेशन से लेना देना है, ठीक है ना। तो वो चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी स्ट्रापी सीएमएस क्या होता है, वो एक हेडलेस सीएमएस है, आपको इतना पता होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट कर लेता हूं, npm run dev, ठीक है ना। तो डेली आपको स्ट्रापी नया नया इंस्टॉल नहीं करना है, जो कल आपने इंस्टॉल कर दिया था उसी में आगे बढ़ना है। npm run dev करेंगे, थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ में हम अब चूंकि आप किस पर काम कर रहे हैं, एज अ बैकएंड इंजीनियर, एज अ बैकएंड इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले सिस्टम के रूल्स पता करने की है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे क्या करेंगे, एपीआईज बिल्डअप करेंगे, ठीक है ना। एपीआईज बिल्ड करने के लिए, एपीआईज का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है ना। सो एपीआईज बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, एक टूल की जरूरत पड़ेगी। टूल को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। टूल, जब भी मैं बोलूं कि यार ये टूल इंस्टॉल कर लो, तो टूल बोलने का मेरा क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर। तो भाई कौन सा सॉफ्टवेयर, दैट इज पोस्टमैन। तो हमें अपने लैपटॉप में, हमें अपनी मशीन में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, पोस्टमैन, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पोस्टमैन इंस्टॉल करके बता चुका हूं। तो मैं पोस्टमैन को चालू कर लेता हूं, ठीक है ना। पोस्टमैन को चालू किया, क्योंकि मुझे बनानी है एपीआईज, तो एपीआई बनाऊंगा तो टेस्ट भी करूंगा, है ना। टेस्टिंग करने के लिए प्रॉपर सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है, पोस्टमैन है। तो पोस्टमैन मुझे ओपन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, कलेक्शन बनाना। और कलेक्शन बनेगा डेट वाइज। जैसे आज बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखो, आज डेट है 19 दिसंबर, है ना। तो मैं आज कलेक्शन बनाऊंगा किस नाम से, इसको मैं रीनेम कर लूंगा यहां से, और इसको मैं बोलूंगा 19 दिसंबर 2025। तो डेली आप थोड़ा कलेक्शन बनाना सीख जाओ, एपीआईज को डेट वाइज ऑर्गेनाइज करना सीख जाओ, ठीक है ना। तो यहां पर हम गए और ये हो गया। और यहां से मैं टर्मिनल पे देख लेता हूं स्ट्रापी मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रापी ऑलमोस्ट चलने वाला है, ठीक है ना। तो स्ट्रापी हमारा किस पोर्ट पे चलता है, http://localhost:1337 पे चलता है स्ट्रापी, है ना। तो स्ट्रापी जिसने बनाया होगा उसने ये पोर्ट नंबर ले लिया। कल मैंने एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बनाई, मैंने पोर्ट नंबर क्या ले लिया, 3000। भाई मेरी मर्जी, मैं डेवलपर हूं, मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा किस पोर्ट पे चलाना है वो मेरे ऊपर है, ठीक है ना। पोर्ट रेंज मैंने आपको दे रखी है। पोर्ट जो रेंज होती है, वो जो पोर्ट रेंज होती है, पोर्ट रेंज जो होती है, पोर्ट की जो रेंज होती है वो मैंने आपको बता रखी है। पोर्ट की रेंज क्या होती है, मिनिमम 0 से लेके
65,535 की रेंज होती है। तो स्ट्रापी वालों ने कौन सा पोर्ट नंबर यूज किया उनके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए? ये 1337 यूज कर लिया। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब जैसे ही ये npm रन डेव किया स्ट्रापी चलेगा, तो आप खुद ही देख लेना बाय डिफॉल्ट 1337 ही लेगा वो, क्योंकि स्ट्रापी जिन लोगों ने बना रखा है उन्होंने वो पोर्ट नंबर यूज कर रखा है। आप कोई अगर अपनी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे एक्सप्रेस में उसमें, तो आप अपना पोर्ट नंबर खुद फिक्स कर सकते हो कि नहीं यार मेरे को तो 5000 पे चलानी है तो 5000 पे चला लेना, ठीक है ना। सो यहाँ पर इसको थोड़ा लोड होने में और बिल्ड विल्ड होने में थोड़ा 2-3 मिनट का समय लगता है स्ट्रापी को, थोड़ा सा इंतजार करें। और ये लास्ट में ये ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, लोकल होस्ट कॉलन 337 और वेलकम बैक, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए ना, तो मतलब समझ लेना आपने अपना स्ट्रापी को चला लिया है अपने लैपटॉप में। अब स्ट्रापी को चलाने का मेन उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है हमारा स्ट्रापी को चलाने का? What is your objective to install Strapi? To understand how API works, ठीक है ना। हम Strapi को क्यों अपनी मशीन में इंस्टॉल किया? ताकि ये समझ सकें कि APIs कैसे काम करती हैं, उनका फॉर्मेट कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। सो ये हुआ। अब यहां पर मैं गया लोकल होस्ट कॉलन 1337 पर मैंने चलाया और एंटर किया, और आप देखें ये मेरे को डायरेक्टली यहां पर कर देगा। शायद मुझे अगर कोई पासवर्ड बता सके, हाँ यही था ना शायद, हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो एपीआईज होती है, स्ट्रापी की एपीआईज होती हैं, ये या तो आप इंटरनेट पे ढूंढो, या फिर मैं आपको स्ट्रापी का एक आपको इंस्टॉल करना है, स्ट्रापी डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, स्ट्रापी का डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन। तो आपको कल पता था तो आपको बोलना चाहिए था ना कि सर फटाफट आप ये इंस्टॉल कर लो, आप बैठे हो देख रहे हो। कल मैं खुद इंटरनेट पे ढूंढ रहा हूँ यार, लॉगिन वाली एपीआई कहाँ रह गई। हाँ तो बोलना चाहिए ना कि सर वो आप डॉक्यूमेंटेशन, मेरे दिमाग से निकल गया कि यार मेरे को डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन इंस्टॉल करना, आप तुरंत बोल देते कि सर वो डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन इंस्टॉल कर लो, तो ठीक है कर लेते हैं। समझ में आया? तो आपको गूगल पे जाना है और क्या लिखना है, स्ट्रापी डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन इंस्टॉल, ये 4 वर्ड लिख लेना, तो आपको स्ट्रापी का डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ये वाली कमांड है, ये कॉपी किया, टर्मिनल पर ये चल रहा है, स्ट्रापी चल रहा है। तो अब टर्मिनल पे हम इस वाले एक नया टैब पे ले लेते हैं। अब ये नया टैब हमें अलग लेते गया, तो कमांड कहाँ चलानी है, तो मैं स्ट्रापी को बंद कर लेता हूँ, और उसके बाद ये वाला डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पर। npm install /strapi/-documentation इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। वो पता नहीं मेरे माउस में राइट क्लिक नहीं हो रहा है, इसलिए वो पेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं मैंने टाइप कर दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देख देख के कर लेना कि यार सर ने आज स्ट्रापी चलाया, सर ने आज है ना डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन इंस्टॉल किया, तो मेरे को भी करना है, मतलब करना है, ठीक है ना। एक एक चीजें, पोस्टमैन ओपन कर लिया, डेट वाइज कलेक्शन बना लिया, सारी चीजें। और इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। और यही 16 दिसंबर वाला प्रोजेक्ट हम चालू कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि एक्सप्रेस के अंदर आप डेटा को रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को जब जेसन से भेजेंगे, तब हमें ऊपर एप्लीकेशन में ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन ये वाला स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा,
तभी हमारा जेसन बॉडी जो है, मतलब आने वाले जेसन पैरामीटर को मैं रीड कर पाऊंगा एक्सप्रेस के अंदर। ठीक है ना, तो ये लाइन लिखनी पड़ती है, अदरवाइज वो अनडिफाइंड अनडिफाइंड आएगा। जब आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करोगे वो अनडिफाइंड आएगा, अगर आप ये नहीं लिखोगे, ये लाइन नहीं लिखोगे तो मैं इसको रन करके देख लेता हूं। और इस टर्मिनल में हमारा स्ट्रापी, ठीक है ना, ये हो गया है। और यहां से मैं इसको फिर से दोबारा npm रन डेव करूं, npm रन डेव, स्ट्रापी चला, और इसको मैं npm स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, हमारे प्रोजेक्ट को तो npm स्टार्ट करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अब यहां से ये डेट है, अब यहां से मैं इसकी गेट रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट रिक्वेस्ट में कौन सी करूंगा, गेट रिक्वेस्ट लोकल होस्ट कॉलन 3000, और ये जैसे ही मैं इंटर करूंगा, जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर मुझे मैसेज आ जाएगा हेलो वाला। ये देखो हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज आ गया। और सर्वर से स्टेटस हमें क्या मिल गई, 200। तो एक बेसिक एपीआई हमने बना दी है कि हाँ ये वर्क कर रही है, और ये डेटा जो है हमें अभी HTML फॉर्मेट में मिला है। ये डिफरेंस देखो कि सर्वर से रिस्पॉन्स आपको HTML में चाहिए कि जेसन में चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहां पर अगर रिस्पॉन्स डॉट सेंड करोगे तो आपको डेटा किस में मिलेगा, फिर HTML में। अगर रिस्पॉन्स डॉट सेंड में यहां पर अगर मैं वो कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर मैंने यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट लगाया और इस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी ली कॉलन, एक वैल्यू लिया, ये फॉर्मूला पता ही है ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो होता है कर्ली ब्रेसेस का एक पैटर्न होता है, ये कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर होता है p, इसके अंदर होता है v। ये फॉर्मूला पता है ना प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू का, इसको यहाँ कॉपी कर लेना और इस सेंड के अंदर यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी को तो डबल कोट्स में लिखते हैं और वैल्यू को भी आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैंने किया, पोस्टमैन में मैं गया, एक एक छोटी छोटी चीजें मैं टेस्ट करूंगा। ठीक है, सो एक एक छोटी छोटी चीजें यहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको मैं जेसॉन में अगर रीड करूं तो देखो ये जेसॉन हो रहा है। ठीक है ना, तो उसको हमने जेसॉन में रीड करवा लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने स्टेटस भी देखा था कल कि मुझे क्लाइंट को जो है ना स्टेटस, अलग अलग स्टेटस देने हैं, तो वहां पर मैं अलग अलग स्टेटस दे सकता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी। पहले मेरे को 200 मिल रहा था, अब मेरे को 201 मिल गया। तो सर्वर से जो रिस्पांस कोड मिल रहा है उनको भी आप कंट्रोल, एज ए डेवलपर आप कंट्रोल कर सकते हो कि यार क्लाइंट को कौन सा स्टेटस कोड देना है, वो भी किसके कंट्रोल में, वो डेवलपर के कंट्रोल में, क्योंकि कोड कौन कर रहा है, डेवलपर कर रहा है। आपके कंट्रोल में रहेगा, आप जैसा करोगे ना कोड, सिस्टम वैसा उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो ये चीजें हमने यहाँ पर बताई थी आपको। ठीक है ना, अब यहाँ से देख लेते हैं, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये स्ट्रापी चल रहा है। तो अब हम अपना स्ट्रापी को चालू करेंगे, ये रिफ्रेश किया मैंने। अब वो डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन इंस्टॉल करने से यहाँ पर आप स्ट्रापी में जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको एक मेन्यू अलग से दिखाई देगा। इसको मैं एक बार कंट्रोल C करके वापस से npm रन टैब किया मैंने स्ट्रापी को। तो मैंने पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिखाया बच्चों को, इन फ्रंट एंड वालों बच्चों को, इनको पूरा मैंने फ्रंट एंड सिखाया। और उसमें पूरा मैंने रिएक्ट इनको सिखाया। इसमें वो पूरी जो एपीआईज यूज करी थी, वो टोटल हमने कौन सी एपीआईज यूज करी थी, स्ट्रापी की यूज करी थी। ठीक है ना, वो हमने स्ट्रापी CMS की यूज करी थी। तो इनको मैंने पूरा रिएक्ट सिखा दिया, मगर स्ट्रापी एपीआई बनाना मैंने इनको नहीं सिखाया था। मैंने इनको बोला था कि आप स्ट्रापी की एपीआईज यूज करो और उनसे आप अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब आप कर रहे हैं क्या, अब आप क्या सीख रहे हैं, बैकएंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो अब एपीआई जो है
हम खुद क्रिएट करेंगे। वी विल क्रिएट अवर ओन एपीआईज विथ द रेफरेंस ऑफ स्ट्रापी, है ना। स्ट्रापी को देख देख के समझ के उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की भी एपीआई बनाएंगे। सो ये मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, यहाँ पर मैं गया और लोकल होस्ट कॉलन 131337, ठीक है। स्ट्रापी को इसको चलने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके लोड होने में टाइम लग रहा है तो हम लेक्चर को रोकेंगे नहीं। सो अब हम देखते हैं ये पर्टिकुलर एंड पॉइंट। सो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको ये वाली एंड पॉइंट आपको बताया था। सो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें यूजर का रजिस्ट्रेशन करना था। उसके लिए मैंने डाटाबेस की प्लानिंग भी आपको बता दी थी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे डाटाबेस चाहिए, तो डाटाबेस के लिए हम एक्सएम की यूज कर रहे हैं। ये एक्सएम कंट्रोल पैनल हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, माईसीक्वल डेटाबेस प्रोवाइड कर देगा हमें। इसमें से हमें सर्विसेज कौन सी स्टार्ट करनी है, माईसीक्वल की। शेल में गए और शेल में हम डाटाबेस में एंटर करेंगे। ये डाटाबेस में मैं एंटर किया, सर्विस बंद हो गई, फिर से चालू करेंगे और यहां से मैंने शो डाटाबेसेस, यहाँ पर ये जस्ट डायल वाला हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं। सो यूज स्पेस जस्ट डायल डेटाबेस, इसके अंदर गए, शो टेबल्स, ये दो टेबलें बनी हुई हैं। दोनों टेबलें के स्ट्रक्चर देखने के लिए एक्सप्लेन रोल्स, है ना। तो एक्सप्लेन कमांड से टेबल का नाम देने से टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा सामने, है ना। उसी तरीके से फिर मैं एक्सप्लेन कर लूं, एक्सप्लेन यूजर्स। तो यहां पर देखना इन दोनों टेबलों के फील्ड्स आ गए। कल मैंने आपको यूजर टेबल के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड वाले कॉलम मैंने आपको बता दिए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई यूजर नेम है ना, दो लोगों के यूजर नेम सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कॉलम बनाते समय हमें कौन सा की लगाना पड़ेगा, यूनिक की लगाना पड़ेगा, जिसको हम टेक्निकल वे में बोलते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। सो इंटरव्यू में कभी पूछे कि भाई माईसीक्वल के एसक्यूएल के कौन कौन से कंस्ट्रेंट आपने पढ़े हुए हैं, तो यस, यूनिक कंस्ट्रेंट। तो जिस भी कॉलम को सर मैं अगर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दूंगा तो उस कॉलम में वो जो रिकॉर्ड की एंट्री है वो यूनिक हो जाएगी। तो आप ऐसे एग्जांपल बता सकते हैं कि लाइक आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये हमारे क्या होते हैं, ये यूनिक होते हैं। सो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। तो कोई भी दो यूजर उनका सेम यूजर नेम नहीं हो सकता है। हमारे पास दो यूजर है, एक अनिल है और एक विजय है। अनिल का भी यूजर नेम क्या है अभी, ओके लैब से। विजय का भी यूजर नेम अभी क्या है, ओके लैब से। और जबकि हमने अपनी यूजर नेम वाले कॉलम पर हमने क्या दे रखा है, यूनिक कंस्ट्रेंट दे रखा है। तो ये जो कंस्ट्रेंट हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा कि सेम नाम से दो यूजर आपके डाटाबेस में एंट्री हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो करके देख लेते हैं क्या होता है। तो एंट्री करने के लिए आपको पता है, आपको एक ही चीज मैंने बता रखी है भाई, W3C स्कूल्स पे जाओ, सेक्शन पे चले जाओ, एसक्यूएल डाटा में एंट्री करनी है, डाटाबेस में एंट्री करनी है, टेबल में एंट्री करनी है। तो कौन सा स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। और इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का ये रहा सिंटेक्स, ठीक है ना, ये रहा हमारा सिंटेक्स। और यहां से हम इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूजर्स, ये रहा टेबल नेम, ठीक है ना। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। सो ये हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया एल नेम, ये हो गया रोल आईडी, रोल अंडरस्कोर आईडी, ये हो गया यूजर नेम, ये हो गया पासवर्ड, ठीक है ना। चलिए ये वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट नेम हो गया मान लीजिए अनिल, लास्ट नेम हो गया हमारा डॉलर, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या स्टोर करना है, रोल आईडी। तो रोल आईडी यहाँ पर हम
रोल आईडी 1, क्योंकि सारी चीजें पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी नोटपैड के अंदर, आप पहले लिख लो, उस हिसाब से कर लेना। जैसे ये 1, ये 1, ये 2, तो ये 2, यहाँ पर ये अनिल डॉलर, ये 1 है, 1 मतलब एडमिन है, और विजय जो है वो उसकी रोल आईडी 2 है, 2 मतलब बिजनेस ओनर है। तो ये एंट्री एज इट इज आपको करवानी है। सो ये मैं 1 हूं, और यहाँ पर मेरा यूजर नेम ओके लैब्स है, तो वो भी मैं स्ट्रिंग में दूंगा, ओके लैब्स। अब यहाँ पर आप देखना, अनिल को मैंने फर्स्ट में सिंगल कोटेशन में लिखा, यहाँ पर डॉलर को मैंने डबल कोटेशन में लिखा, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सिंगल कोटेशन में भी वैल्यू को लिख सकते हो तो भी स्ट्रिंग, और डबल कोट्स में लिखोगे तब भी स्ट्रिंग, उसी कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा यूजर नेम हो गया। अब उसके बाद मेरा पासवर्ड, तो मेरा पासवर्ड भी वेरकेर है, ये देखो पासवर्ड भी वेरकेर है। तो जब भी वेरकेर आएगा वैल्यू को आपको स्ट्रिंग में ही देनी पड़ेगी। तो मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा पासवर्ड हो गया, ये मैंने एंट्री करवाई, ये मैंने पर्टिकुलर एंट्री करवाई। सो अच्छा सॉरी, वेरी गुड। सो कॉलम का नाम है रोल्स, ठीक है ना, कॉलम का नाम क्या है, रोल्स आईडी। जैसे ही मैंने एंट्री करी तो देखो क्या आ रहा है, क्वेरी ओके। सो यहां से मैं करूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। सो यहां पर आप देखना, ये देखो एक एंट्री आ गई अनिल डॉलर की, और इसका यूजर नेम क्या है, ओके लैब्स। अब एक यूजर हम डालते हैं विजय वाला, उसका भी हम वो डालेंगे, उसका भी यूजर नेम हम सेम डाल के देखेंगे क्या हम वो डबल रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये हम चेक करना चाहते हैं। सो इंसर्ट इनटू यूजर्स, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर मैंने ले लिया, मैं उसी अप एरो कमांड का यूज कर रहा हूं ताकि मुझे क्वेरी को दोबारा न लिखना पड़े। मैं तो अप एरो की यूज कर रहा हूं, आप लोग मत करना, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर हैं, तो हर चीज टाइम लगे तो लगने दो, मगर एसक्यूएल क्वेरी बार बार बोल बोल के लिख लिख के याद करना है अपने को, ठीक है ना। मैं तो क्या करता हूं, अप एरो की यूज कर लिया। अब विजय का हम सरनेम डाल देते हैं, और इनका रोल आईडी क्या है, 2 है, इनका भी यूजर नेम क्या है, ओके लैब्स है, और इनका भी पासवर्ड मान लीजिए ओके लैब्स है, या पासवर्ड इनका कुछ और है, इनका पासवर्ड है 9, इनका कुछ और पासवर्ड है, ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना है कि जैसे ही इस इंसर्ट क्वेरी को मैं इंटर करूंगा तो क्या मेरा डेटाबेस, क्या मेरा सिस्टम ये डबल रिकॉर्ड अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर देखो इसने क्या दे दी, एरर दे दी, ये दे दी ना एरर, और क्या बोला, डुप्लीकेट एंट्री। समझ में आ गया, मतलब हमारे सिस्टम में 2 लोग या 2 से अधिक पर्सन की सेम यूजर नेम नहीं हो सकती। अब ये थोड़ा अज्यूम करो कि आधार जो सिस्टम बना है, जिसने भी बनाया होगा वो उसने भी क्या कर रखा होगा, आधार नंबर वाले कॉलम पे यूनिक लगा रखा होगा, क्योंकि बनते सॉफ्टवेयर वैसे ही है। कोई वो सॉफ्टवेयर अपने जैसे ही किसी इंजीनियर ने आधार सिस्टम बना रखा होगा, उसने भी कोई ना कोई डाटाबेस ले रखा होगा, कोई ना कोई टेबल ले रखी होगी, और टेबल के अंदर आधार नेम वाले कॉलम पर क्या दे रखा होगा, यूनिक दे रखा होगा, ताकि पूरे भारत में चाहे 150 करोड़ की जनसंख्या हो जाए या कितनी भी करोड़ की हो जाए, किसी भी 2 लोगों के आधार नंबर कतई सेम नहीं हो सकते हैं। समझ में आया ना, इसका पावर, यूनिक कंस्ट्रेंट का पावर, कि 2 लोगों के सेम वैल्यू हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो जब भी आपको लगे कि यार ये इंफॉर्मेशन तो यूनिक है, तो उसको आपको क्या दे देना चाहिए, उसको यूनिक कंस्ट्रेंट दे देना चाहिए। तो ये मैंने आपको दिया था, ये इतना पावरफुल है ये यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो चलिए अब एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ठीक है ना। अब सिस्टम में, ठीक है, ये यूजर नेम है और पासवर्ड है। अब एक सिंगल रिकॉर्ड में मुझे पूरी टेबल को खाली करना है, तो कौन सी कमांड है, एक एसक्यूएल क्वेरी जिसमें इस पूरी टेबल के ये तीनों रिकॉर्ड खाली कर सकता हूं, ये 1 2 3, ये तीनों रिकॉर्ड को मुझे खाली करना है, ट्रंकेट, है ना। तो ट्रंकेट कमांड है, भाई करवा रहा हूं, रिवीजन ही कर लो इसी बहाने। तो यहां पर आप जाओगे, ट्रंकेट कमांड मिलेगी, ट्रंकेट, या आप यहां पर सर्च कर लेना, यहां सर्च में जाना, ट्रंकेट, सिर्फ ट्रंकेट लिखना और इंटर करना, तो आपको ये माइस्क्ल ट्रंकेट मिल जाएगा, या फिर आपको मिल जाएगा एसक्यूएल ड्रॉप टेबल ट्रंकेट टेबल, ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं एसक्यूएल ड्रॉप टेबल ट्रंकेट टेबल,
तो भाई ये ट्रंकेट टेबल क्या करेगी, हमारी टेबल को खाली कर देगी, चाहे उसमें 3 रिकॉर्ड हो या 300 करोड़ रिकॉर्ड हो। अगर ट्रंकेट कमांड चला दी तो पूरी टेबल खाली हो जाएगी। इतना बात ध्यान में रखना है। अभी तो सीख रहे हैं, तो सीखते हुए तो अपने और ट्रंकेट करना है, मगर कंपनी के किसी लाइव प्रोजेक्ट पे गलती से भी ट्रंकेट कमांड चला मत देना, उसका बेचारे का डाटा चले जाएगा। और ये एसक्यूएल में अंडू अंडू नहीं होता है। आप सोचोगे अंडू कर दूं, तो अंडू का कोई सिस्टम नहीं है इधर, मैं बता रहा हूं पहले ही, है ना। एसक्यूएल में कोई अंडू अंडू नहीं होता, गया जो गया, ठीक है ना। तो मेरा उद्देश्य क्या है, इस टेबल में अभी ये जो 3 रिकॉर्ड है, इन तीनों रिकॉर्ड को मुझे एक कमांड में खाली करना है। तो कौन सी कमांड है, ट्रंकेट कमांड है। सो ट्रंकेट कमांड का सिंटेक्स, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। सो ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। तो जैसे ही मैंने ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम लिखा तो क्या लिखा हुआ आया, क्वेरी ओके। इसका मतलब मैं रिकॉर्ड अगर चेक करूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स और इंटर किया तो देखो क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। पहले मेरे पास कितने रिकॉर्ड थे, 3, और अब मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं, एक भी नहीं है। जब आपके पास एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो तब क्या लिखा हुआ आएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब क्या, खाली, है ना। आपकी टेबल में एक भी रिकॉर्ड, एक भी एंट्री नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो चलिए अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पर्टिकुलर एंड पॉइंट हमें लेना है। वो जो एंड पॉइंट हमने लेना है, कौन सा एंड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को ही एपीआई बोला जाता है, ठीक है ना। मैं एंड पॉइंट बोलूं तब भी मैं किसकी बात कर रहा हूं, एपीआई की बात कर रहा हूं। तो एपीआई का फॉर्मेट हमने स्ट्रापी से देख के हम देख लेते हैं। ये स्ट्रापी मेरा चल गया है। यहाँ पर आप देखना, ये एक मेन्यू अलग आ जाएगा। वो जो डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन हमने इंस्टॉल किया ना, उससे क्या होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन आ गया। यहाँ पर आप ओपन करेंगे और आप देखेंगे यूजर्स एंड परमिशंस और ऑथ लोकल रजिस्टर, और आप इसको ट्राइट आउट करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको फॉर्मेट बता देगा, http://localhost133/api/auth/register, ठीक है ना। तो सेम टू सेम ऐसा ही कुछ, ऐसी ही कुछ एपीआई हम भी बनाना चाहते हैं। हम भी देख देख के सीखेंगे, है ना, कि एपीआई का ऐसे ऐसे फॉर्मेट होता है, ये होता है ना। सो ये हमारी हो गई एपीआई। इस एपीआई, सेम टू सेम एपीआई हम बनाना चाहते हैं, सेम टू सेम एपीआई हम बनाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम। मगर हमारी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चल रही है, ठीक है ना। तो स्ट्रापी वाली पूरी एंड पॉइंट ले ली, एज इट इज कॉपी करी, पोस्टमैन में डाली, स्ट्रापी के पोर्ट नंबर की जगह हमारे एक्सप्रेस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर। तो कौन सा चल रहा है अपना, 3000, तो वो 3000 पे कर दिया। और आपको सारी जानकारी इस स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। ये स्वैगर यूआई जो है ना, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्ट्रापी वालों ने यूजर को रजिस्टर करने के लिए किस मेथड का यूज कर रखा है, पोस्ट मेथड का यूज कर रखा है। तो हम भी यहां से करेंगे पोस्ट। पोस्ट है तो फिर बॉडी है, बॉडी है तो रॉ है, रॉ है तो जेसन है। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना। पोस्ट बॉडी रॉ जेसन, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल के लेक्चर में सिखा दिया था। बोल बोल के, लिख लिख के याद कर लेना इसको। क्या बताया था मैंने, पोस्ट बॉडी रॉ जेसन, ठीक है ना। सो पोस्ट बॉडी रॉ जेसन, ये मैंने पोस्ट बॉडी रॉ जेसन किया। उसके बाद आप देखना यहाँ पर ये पेलोड, ये पेलोड मैंने ले लिया है यहाँ से, एज इट इज में यहाँ से पेलोड लेके यहाँ पर ये पेलोड यहाँ पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। तो हम सेम टू सेम पेलोड पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसमें यूजर नेम है, इसमें ईमेल है, इसमें पासवर्ड है। मगर हमारी टेबल में तो ईमेल है ही नहीं। हमारी टेबल में तो ईमेल वाला कॉलम है कि नहीं है, नहीं है, तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं। बट यूजर नेम और ईमेल जनरली एक ही कॉलम होता है, यूजर नेम और ईमेल एक ही कॉलम लेते हैं। तो मैं ईमेल हटा रहा हूँ, ये मैंने ईमेल हटा दिया। तो मैं यूजर को रजिस्टर करना चाहता हूँ उसके यूजर नेम से और उसके पासवर्ड से मैं इसको रजिस्टर करना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसका क्या ले सकते हैं, फर्स्ट नेम भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट नेम इसका हो गया अनिल और इसका लास्ट नेम हो गया यहाँ से नेम, ठीक है ना। की आपके हिसाब से बना सकते हैं और ये मैंने यहाँ से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली थोड़ा इंडेंट विंडेंट कर लिया, सेव किया और इसको हिट करेंगे
यहाँ से आप चेक कर लेना आपकी एक्सप्रेस एप्लीकेशन चल रही हो। टर्मिनल पर गए और ये देखो योर एप्लीकेशन इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, है ना, तो ये आपकी एप्लीकेशन लिसन हो रही है। ये क्लिक किया मैंने, जो हेलो फ्रॉम रजिस्टर राउट लिखा हुआ आ रहा है। हेलो फ्रॉम रजिस्टर राउट कहाँ लिखा हुआ आ रहा है? ये यहाँ पर आ रहा है। सो ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन मुझे रिटर्न करवानी है, तो ये हेलो फ्रॉम रजिस्टर राउट की जगह ये आप किसको रिटर्न करवा दो? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। जो लिया है वही दे दिया है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस वर्ड को याद रखना, काम की चीज है। जो लिया है वही देंगे। इसका मतलब यह है कि आप जो पेलोड रिसीव कर रहे हो, जो पेलोड आप रिसीव कर रहे हो वही पेलोड आप क्या कर दें? रिटर्न कर दें। ठीक है ना? जो आप दोगे वही आपको दोबारा क्या मिल जाएगा? रिटर्न में मिल जाएगा। सो जो रिसीव करेंगे वही रिटर्न करेंगे। तो रिसीव आपने क्या किया? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के जो कुछ भी आ रहा है किसके अंदर आ रहा है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आ रहा है। तो इसी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मैं किस मेथड के अंदर डाल दूंगा? सेंड मेथड में डाल दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा? हमें जो हमें मिलेगा वही हम उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। जो पेलोड हमें रिसीव हो रहा है उसी पेलोड को हम क्या कर देंगे? दोबारा क्लाइंट साइड पर रिटर्न कर देंगे। तो अब आप पोस्टमैन में देखना, पहले ये मैसेज आ रहा था, अब देखो अनिल डॉलर फूबार और पासवर्ड। अब मैं यहाँ अनिल से यहाँ कर दूं विजय कर दूं, यहाँ से मैं इसका सरनेम डाल दूं और मैं हिट करूं, तो मैंने अगर फर्स्ट नेम विजय दिया है तो मुझे रिस्पांस में भी विजय मिल जाएगा। मतलब जो जो पेलोड आप दोगे वो कि वही रिटर्न करवा लो। ये एपीआई टेस्ट करने का एक तरीका है, एक फर्स्ट स्टेज है कि क्या मेरा क्लाइंट सर्वर का जो फ्लो है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एपीआई को टेस्ट करने का सबसे पहला तरीका यही है, जो लिया है वही दो, जो आप पेलोड दे रहे हो उसी को आप रिटर्न करवा दो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेक दैट योर एपीआई इज वर्किंग और नॉट, है ना। आपकी एपीआई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे टेस्ट करोगे? जो पेलोड लेंगे उसी को रिटर्न में दे देंगे। इस बात को ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है ना। तो ये देखो ऊपर जो पेलोड है वो के वही नीचे मिल रहा है, ठीक है ना। ऊपर में एक और नई की बना लूं, यहां से मान लीजिए एड्रेस वाली नाम की बना दूं। सो एड्रेस मैंने यहां से दे दिया, फॉर एग्जांपल नीमस दे दिया, तो मैंने एक की अलग बना दी, एड्रेस नाम की की बना दी, तो उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू का फॉर्मेट चलता है। तो देखना मैंने एक नई की बनाई तो मेरे की भी यहां पर आ गई। जो पेलोड मैंने भेजा है उसी पेलोड को मैंने वापस रिसीव किया। ये स्टेप आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी एपीआई कुछ इस प्रकार से टेस्ट करनी है। चलो अब ये हो गया। अब वन बाय वन हम जो है आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम डाटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। अब बेसिकली क्या होगा, अब यहां पर आते हैं हम, यहां पर आते हैं हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर। तो जो पेलोड आप भेज रहे हो, जो पेलोड आप भेज रहे हो वो क्लाइंट से भेज रहे हो, वो एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पर गई, सर्वर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और हैंडल करने के बाद वो डाटाबेस में एंट्री करेगा, ठीक है नहीं। अब यहां से फ्लो को केयरफुली देखो, समझो भाई। क्लाइंट साइड पर मैंने रिक्वेस्ट किससे कर रहा हूं? पोस्टमैन। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है दैट विल एक्ट एज अ क्लाइंट। हियर वी हैव अ एक्सप्रेस एप्लीकेशन, एक्सप्रेस.js एप्लीकेशन। हमारे पास सर्वर साइड पर हमारे पास क्या है? एक एप्लीकेशन है जो किस पोर्ट पे चल रही है? 3000 पर। ये जो एक्सप्रेस.js की एप्लीकेशन जो 3000 पे चल रही है, ये हमारे सर्वर साइड पर कौन से सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है? वेब सर्वर की तरह काम। सर्वर पर दो ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आप करते हो जनरल वे में, या तो वेब सर्वर होगा जो आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, या फिर इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर करेगा, ठीक है ना। सो सबसे पहला काम, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले रिसीव कौन करता है? डेटाबेस के वेब सर्वर, वेब सर्वर, है ना। सबसे पहले रिसीव कौन करता है? वेब सर्वर। और वेब सर्वर उस इंफॉर्मेशन को आगे कहां पहुंचाता है? फिर डेटाबेस पे पहुंचाता है। तो आप देखना ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैंने कर रखा है, तो मेरे पास पूरा ये बॉडी आ रहा है। मतलब यहां से मैंने क्लाइंट से डेटा भेजा,
मैंने क्लाइंट से क्या भेजा था, यहाँ से क्लाइंट से मैंने क्या भेजा था, अपना पोस्टमैन से मैंने डाटा भेजा और वो मुझे एक्सप्रेस पर मिल गया है। अब आगे का काम मुझे क्या करना है, इसी डाटा को मुझे कहाँ पहुंचाना है, डाटाबेस में। तो बताइए मुझे डाटाबेस में इंफॉर्मेशन हम कैसे भेज सकते हैं, मतलब डाटाबेस में इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है। डाटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल्स होती है, और टेबल्स के अंदर होते हैं रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो डाटाबेस के अंदर होगा टेबल, और टेबल के अंदर होगा रिकॉर्ड। तो हमारा सारी चीजें मैं कनेक्ट करवा रहा हूं। हमारा डाटाबेस का नाम है जस्ट डायल अंडरस्कोर DB2 नाम से मेरा डेटाबेस है। ये देखो आप टर्मिनल पर मैं बता दूं, भाई डाटाबेस का नाम क्या है, जस्ट डायल डेटाबेस है। सेम टू सेम देख देख के मैं आपको बता रहा हूं। मेरी टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। तो भाई ये देखो, ये यूजर्स नाम की टेबल है कि नहीं है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। डाटाबेस के अंदर क्या होती हैं, टेबलें होती हैं। तो मेरे पास टेबल भी है, और टेबल के अंदर मेरे पास क्या होंगे, बताओ, रिकॉर्ड्स। इन्हीं रिकॉर्ड्स को हम बोलते हैं एंट्रीज, रिकॉर्ड्स या फिर एंट्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पोस्टमैन से जो भी चीजें आप भेज रहे हो, अल्टीमेटली उसको आपको किस में डालना है, यूजर टेबल में डालना है। तो पूरा फ्लो कैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, समझ में आ रहा है ना अपने को। सो बस इस इंफॉर्मेशन को अब हमें एक्सप्रेस से कनेक्ट करवाना है हमारे डाटाबेस को। हमारी एक्सप्रेस एप्लीकेशन, एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन कनेक्ट हो पाए किससे, डाटाबेस से कनेक्ट हो पाए। तो डाटाबेस से कनेक्ट हो पाए उसके लिए या तो हम एक पैकेज है MySQL 2 नाम का पैकेज, वो यूज कर ले, या फिर हम प्रिज्मा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मैं इन दो पैकेज को इंस्टॉल करूंगा। दोनों में से पहले एक MySQL को इंस्टॉल कर लेता हूं, और डाटाबेस में मैं आपको एंट्री करके बता देता हूं, ठीक है ना। तो MySQL 2 नाम के पैकेज को हम ढूंढते हैं, गूगल पर गए, MySQL 2 npm, गूगल पे क्या लिखना है, MySQL 2 npm। सो दिस इज अ पैकेज विच इज यूज्ड बाय Node.js। एक्सप्रेस मतलब, एक्सप्रेस क्या है, एक Node.js की एप्लीकेशन। सो MySQL 2 is a package used by Node.js application to connect with MySQL database, ठीक है ना। सो वी विल यूज दिस एप्लीकेशन। सो आई विल इंस्टॉल, ये कमांड लिया मैंने, पर्टिकुलर मैं अपनी एप्लीकेशन पे जाऊंगा, यहां पर मैं गया, नया टैब लिया मैंने, और package.json को खोल के रखेंगे सामने, और देखेंगे क्या, डिपेंडेंसी वाला सेक्शन। जब भी कोई कमांड इंस्टॉल करते हैं, npm i का मतलब इंस्टॉल, npm इंस्टॉल MySQL 2, जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो देखना डिपेंडेंसी वाले एरिया में ये इसने ऐड कर दिया। इसका मतलब मैं एक्सप्रेस के साथ अब इस पैकेज को यूज कर सकता हूं, किसको कनेक्ट करने के लिए, डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। MongoDB को क्या, नहीं। पोस्टग्रेस को क्या, नहीं। ये पैकेज एक्सप्लिसिटली सिर्फ और सिर्फ किस डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, सिर्फ MySQL, ठीक है ना। और प्रिज्मा जो है भाई हाई फाई चीज है, प्रिज्मा के थ्रू तो आप किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। अभी हम लेवल फर्स्ट पे हैं, जब हम लेवल सेकंड पर जाएंगे तब हम किसकी बात करेंगे, प्रिज्मा की बात करेंगे। अभी हम MySQL 2 नाम के पैकेज को यूज कर रहे हैं, और इस पैकेज का काम सिर्फ और सिर्फ किस डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, MySQL नाम के डाटाबेस, ठीक है ना, क्योंकि वो पैकेज बना ही इसी डाटाबेस के लिए है, ठीक है ना। सो ये मैंने पैकेज इंस्टॉल करवा लिया। अब चलिए यहाँ पर हम गए, एक्सप्रेस के अंदर गए, यहाँ पर हम गए, और इसको यूज करने का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं हम। इसको यूज करने का डॉक्यूमेंटेशन ये है कि आप इसको इंस्टॉल करें, और कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल सेक्शन होगा, ठीक है ना। हर पैकेज का एक एग्जाम्पल सेक्शन होता है। सो यहाँ पर ये कनेक्शन में गए, क्रिएट कनेक्शन, ठीक है ना। इसमें दो तरीके दे रखे हैं, एक प्रॉमिस वाला स्टाइल और एक कॉलबैक वाला स्टाइल। तो इसमें से आप दोनों में से आप ट्राई कर सकते हैं। सो तो मैं पहले प्रॉमिस वाला ये कोड यूज कर लेता हूँ, और इस कोड को मैं ऊपर ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा अपने कोड के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये पूरा कोड चल रहा है रिक्वायर के थ्रू,
ये पूरा कोड कैसे चल रहा है, रिक्वायर के थ्रू। तो हमारी एप्लीकेशन, और ये स्टेटमेंट किससे आ गया, इंपोर्ट फ्रॉम से आ गया, तो ये थोड़ा दिक्कत देगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो आपको रिक्वायर वाला कोड लेना है कि इंपोर्ट वाला कोड लेना है, वो आप अपने कोड के हिसाब से चलना है। आपका कोड में एक्सप्रेस आपने कैसे चल रहा है, रिक्वायर के थ्रू चल रहा है, तो हमें फिर ये कॉल बैक वाला कोड लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी एप्लीकेशन ये क्रैश हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्रैश हो गई ना, चलते हुए क्रैश हो गई, क्योंकि नोटबाउंड बैकग्राउंड में चल रहा है, वो कुछ भी उसको मिला नया तो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये वाला कोड यूज करूंगा, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करूंगा, सेव करेंगे। और ये क्रैश इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ये क्रेडेंशियल जो है ना ये गलत है। सो रूट यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, लोकल होस्ट कॉलन 3306 और डाटाबेस का नाम जस्ट डायल, ये ठीक है ना, ये वाला मैं यहाँ पर जस्ट डायल DB2 नाम से किया, सेव किया, आगे देखा, देखो इस बार क्रैश नहीं हुआ, इस बार क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग, ये जो डाटाबेस को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है इसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में आप अपना यूजर नेम सही दो, आप अपना पासवर्ड सही दो, आप डाटाबेस का पोर्ट नंबर सही दो, आप किस डाटाबेस के साथ आपको कनेक्ट होना है, वो ये 3-4 चीजें आपको देनी पड़ेगी। अगर सही हो गए तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। अब मैं कंट्रोल-C करके दोबारा npm रन डेव करूं, सॉरी इसको तो npm स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो क्रैश हुई क्या, नहीं हुई। अब मैं क्रैश करवा के बताता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने यूजर नेम कुछ और ले लिया और पासवर्ड कुछ और ले लिया, सेव किया, ये तुरंत क्रैश हो गया और दिक्कत आएगी एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड का क्या मतलब होता है, परमिशन नहीं है एक्सेस करने की। एक्सेस डिनाइड का मतलब कि भाई आपके क्रेडेंशियल सही है कि गलत है, गलत है। एक्सेस डिनाइड का मतलब है आपको परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि आपने क्रेडेंशियल सही दिए ही नहीं। तो ये टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूं कि आप ऐसे कर करके एप्लीकेशन को क्रैश करवा के देख सकते हैं कि हाँ यार मेरा ये कनेक्शन स्ट्रिंग में मैंने डिटेल्स गलत दे रखी है, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, सो यहां पर इसको मैंने अंडू किया और ये देखो ये मेरी एप्लीकेशन चलने लग गई। ठीक है ना, इसके बाद ये जब आप करेंगे तो मुझे ये कनेक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस कनेक्शन नाम के ऑब्जेक्ट को मैं पर्टिकुलर यहां पर यूज कर सकता हूं। ठीक है ना, सो यहां पर आप सर्च कर सकते हैं कनेक्शन डॉट क्वेरी को मैं यूज करूं तो ये आपको कहीं ना कहीं क्विक स्टार्ट में योर फर्स्ट क्वेरी दे देगा, है ना, कि MySQL को यूज करने के आपको वो एग्जांपल बता देगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि लाइब्रेरी जिसने बनाई है वो ही बता पाएगा, उसने पूरी वेबसाइट बना रखी है आप लोगों के लिए, डेवलपर लोगों के लिए, कि भाई इस पे जाके ये सैंपल देके ऐसे ऐसे काम करना है। तो इसने पूरा यहाँ पर बता रखा है कि आप इस तरीके से कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे। मैं कॉल बैक वाला लेऊंगा क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, रिक्वायर यूज कर रहा हूँ। तो रिक्वायर में आप देखना ये कनेक्शन वेरिएबल बना दिया और नीचे एक सिंपल क्वेरी इसने लिख के बताई है। तो ये सिंपल क्वेरी वाला जो कोड है ये कॉपी कर लो। इसमें क्या, ये कॉपी करना है अपने को, ज्यादा दिमाग मत लगाना। कनेक्शन डॉट क्वेरी वाला जो एक सिंगल वाला जो कोड है, ये सिंगल क्वेरी है। ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अब इसकी जगह, इस क्वेरी की जगह हम अपनी क्वेरी डालेंगे। कौन सी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पोस्टमैन से यूजर की जानकारी आते हुए पोस्टमैन से यूजर का फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, ये सारी चीजें एक्सप्रेस पे लेके डाटाबेस में डालनी है। तो भाई हम सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे कि इंसर्ट इनटू चलाएंगे, इंसर्ट इनटू चलाएंगे। तो समझ में आ गया यार, इसका कोड हटा के हम अपना डाल देंगे। तो थोड़ा बेसिक इंटेलिजेंस अपने को रखना है। अब यहां से आप इसको कॉपी कर लो, ये इतने से कोड को कॉपी करना है बेसिक सैंपल वाले को। और ये कोड कहां पर करना है, जहां पर आप अपना बॉडी को पकड़ पा रहे हो, आप अपने बॉडी को कंसोल लॉक करवा पा रहे हो, वो वहां पर आप ले जाके इसको पेस्ट करना और अपनी क्वेरी को आप लिखना यहाँ पर। ठीक है ना, और हो सकता है यहाँ पर मुझे कहीं इंसर्ट वाला क्वेरी मिल जाए, इंसर्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेरी आप थोड़ा कैपिटल में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो सिंटेक्स कैपिटल में लिख रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना, तो हम भी कैपिटल में लिख देते हैं। चलो इंसर्ट इनटू टेबल नेम कौन सी होगी, यूजर्स, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज,
राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अब इसमें सेमीकोलन है कि नहीं? इधर नहीं है, तो हम क्यों लगा रहे हैं? हमें भी नहीं लगाना है। यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नेम, यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम, यहाँ पर रोल आईडी, रोल्स अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। दूसरा यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देख देख के सीखेंगे। भाई यहाँ पर हर कॉलम को ये बैकटिक में ले रहे हैं और हम यहाँ पर कोड में बैकटिक में नहीं ले रहे हैं, तो दिक्कत आ सकती है। तो भाई जिसने बनाने वाले ने आपको एक तरीका बता रखा है, उसी तरीके से फॉलो करना है। इन्होंने कॉलम नेम को किस में ले रखा है? बैकटिक में। तो हम भी अपने कॉलम नेम को किस में ले लेंगे? बैकटिक में ले लेंगे। ये मैंने भी बैकटिक में ले लिया, मैंने भी फर्स्ट नेम को बैकटिक में ले लिया, मैंने भी लास्ट नेम को बैकटिक में ले लिया, मैंने भी अपने रोल्स आईडी को बैकटिक में ले लिया, यूजर नेम को बैकटिक में ले लिया, पासवर्ड को बैकटिक में ले लिया, ठीक है ना। जैसा जैसा वो बोल रहा है, उसके बाद आप अपनी वैल्यू सप्लाई कर दो। तो वैल्यू की जगह वैल्यू, यहाँ पर ये कॉमा 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 कॉमा, कितने कॉमा लगाने? 1 2 3 4 5। तो ये 1 वैल्यू 2 3 4 एंड 5। कॉमा कितने लगाने हैं वो इसके वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट क्या आ रहा है हमारा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर हम वेरिएबल में ले लेते हैं, लेट एफ नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एफ नेम, लेट एल नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एल नेम, ठीक है ना। ये ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे, एक एक वेरिएबल में ले लो। लेट रोल्स अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल्स अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू में वैल्यू किधर से किधर जाती है? राइट से लेफ्ट में जाती है, ठीक है ना। तो राइट में ये है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो इसकी वैल्यू उठ के इस वेरिएबल में जाएगी, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड associativity ऑफ ऑपरेटर्स। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स क्या चीज बताता है? कि कौन किधर की वैल्यू किधर असाइन होगी, ठीक है ना। तो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन होगी, किसके लिए? इक्वल टू के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इधर ये लेफ्ट है, इधर राइट है। तो इक्वल टू के लिए क्या होती है? राइट की वैल्यू जाके किधर स्टोर होती है? लेफ्ट साइड में स्टोर होती है। इस प्रिंसिपल को सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स बोला जाता है। और यहाँ पर मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ? इक्वल टू, असाइनमेंट, इक्वल टू, जो भी है असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरी गुड, असाइनमेंट ही बोलेंगे उसको, इक्वल टू नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब इन वैल्यूज को, अब आपके पास और भी चीजें आ रही हैं। और क्या आ रहा है? और आपके पास क्या आ रहा है? यूजर नेम आ रहा है। यूजर नेम को कैसे पकड़ेंगे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम। और क्या आ रहा है आपके पास? पासवर्ड आ रहा है। तो आप कैसे पकड़ोगे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है ना। अब इन सारी वैल्यूज को मुझे यहां सप्लाई करना है। अब देखो, स्ट्रिंग से चालू है, स्ट्रिंग से खत्म हो रहा है, तो बीच में वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये कब पॉसिबल है? जब आपकी स्ट्रिंग कैसे चालू होनी चाहिए? बैकटिक से। या आप वेरिएबल सब्स्टिट्यूट या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन तभी कर सकते हो जब आपकी जो स्ट्रिंग है वो कैसे चालू होनी चाहिए? बैकटिक से। अब यहाँ पर आप देखो, ये इंसर्ट इनटू को केयरफुली देखो, इसमें ये कैसे चालू हो रहा है? बैकटिक से के कोट से, सिंगल कोट से। तो अब इस सिंगल कोट को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बैकटिक में। ये बैकटिक से स्टार्ट किया और बैकटिक पे मैंने खत्म किया। अब दिक्कत आ गई कि बीच वाले बैकटिक वो दिक्कत देने लग गए। तो यहाँ पर इनको मैं अब हटा सकता हूं, इनको हटा के मैं देखता हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं बट मैं इनको हटाऊंगा, कंफर्म नहीं हूं, ठीक है ना। तो बैकटिक से स्टार्ट है और बैकटिक से खत्म है, बीच में हमें क्या करना पड़ेगा? डॉलर कर्ली ब्रेसेस से हमें वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। सो मैंने एफ नेम सब्स्टिट्यूट करवाया,
दूसरा डॉलर कर्ली ब्रेसेस, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। सो ये एल नेम हो गया, ये हो गया रोल्स आईडी हो गया, ये हो गया यहाँ पर यूजर नेम, यूजर नेम, और ये हो गया हमारा पासवर्ड। ये सेव किया मैंने, ठीक है। अब चलिए यहाँ से इसको मैं एक बार कंट्रोल सी किया, npm रन, npm स्टार्ट करेंगे। अब वो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं बार बार कि हम अपनी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ से आप पोस्टमैन चालू करेंगे। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ शुभम, ठीक है ना। इनका सिटी अलग डाल देता हूँ, मनासा, और इनका पासवर्ड शुभम, और इनका पासवर्ड। तो इनकी डिटेल्स मैंने कंप्लीटली चेंज कर ली। अब जैसे ही मैं यहाँ सेंड करूंगा तो ये एंट्री मेरी कहाँ पहुंच जानी चाहिए, इस टेबल में पहुंच जानी चाहिए। अभी मेरे पास मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करूं तो एक भी रिकॉर्ड नहीं है। तो चलिए पोस्टमैन से हिट करके देखते हैं, ठीक है ना। अब यहां से हम गए और एंट्री हुई नहीं, यहां से एंट्री हुई नहीं हमारी। सो अच्छा सॉरी, रोल्स अंडरस्कोर आईडी, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई थी, अब ये अनडिफाइंड आ रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर ये फील्ड्स में अभी हटा देता हूँ, और यहाँ पर अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ये रिजल्ट में इसके अंदर ही ले लेता हूँ, ठीक है ना, इस कॉलबैक के अंदर ले लेता है, और जो भी रिजल्ट होगा वो मैं यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ। बाकी चीजें मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अब जब डाटाबेस में एंट्री करेंगे तो हमें स्टेटस कोड क्या देना पड़ेगा, 201, ठीक है ना। तो जब भी डाटाबेस में कोई एंट्री जारी है तो क्लाइंट को कौन सा स्टेटस कोड जनरली देना चाहिए, 201। और डेवलपर की मर्जी, वो कुछ भी स्टेटस कोड दे सकता है, बट स्टैंडर्ड कोड क्या देना चाहिए, 201। स्ट्रापी क्या देता है, 201 देता है, ठीक है। सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट देखा, एक बार हिट किया मैंने, देखो ये यहाँ से रिस्पॉन्स में यहाँ पर एंट्री आ गई 0। हालांकि कुछ रिस्पॉन्स है नहीं, बट देखते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। सो इंसर्ट इनटू यूजर्स, और देखते हैं पेज डॉट बॉडी डॉट ये हुए हैं। अब इस क्वेरी को मैं यहाँ पर लेता हूँ, लेट एसक्यूएल इज इक्वल टू, इस पूरी क्वेरी को उठा ले, टेस्टिंग करने में आसानी रहेगी हमारे पास। इस पूरी क्वेरी को मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पेस्ट किया, सेमीकोलन लगाया, और इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया ताकि मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से मैं पोस्टमैन से हिट करूँ तो मेरी, हाँ, अब यहाँ कंसोल लॉग करवा लेते हैं, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, किसको, एसक्यूएल को कंसोल लॉग करवा लेते हैं। सेव किया, और यहाँ पर हम जाके हिट करवाएं तो ये देखो इंसर्ट इनटू शुभम। अब देखो दिक्कत आ गई समझ में, दिक्कत आ गई समझ में। तो ये रोल आईडी, सबसे पहली चीज तो रोल आईडी यहाँ हार्ड कोडेड, चूंकि अभी हम कर रहे हैं तो हार्ड कोडेड में रोल आईडी यहाँ पर क्या दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ। और दूसरी दिक्कत समझ में आ रही है कि ये जो शुभम लिखा हुआ है ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो जबकि हम किस में करते हैं, वैल्यूज को हमेशा किस में करते हैं, सिंगल कोटेशन में। तो बस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम सर क्या देना भूल गए सर, इस तरीके से वो उस पूरे सिंटेक्स को मैंने अलग एक वेरिएबल में ले लिया ताकि मैं उसको कंसोल लॉग करवा सकूं, ताकि मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आप बैक एंड इंजीनियर हैं चाहे फ्रंट एंड इंजीनियर है, प्रॉब्लम्स के साथ खेलने की कला आपको आनी चाहिए कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, 2 टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। आप जाओ तो सर मेरे पेट में दुख रहा है, एक डॉक्टर आपको दे देगा, पेन किलर दे देगा, और एक डॉक्टर पूरे उसकी जड़ तक जाएगा, मतलब एग्जैक्टली ये ऐसा हो क्यों रहा है।
तो हमें एक अच्छे इंजीनियर्स बनना है। कोई भी चीज सिस्टम में काम हो रहा है ना, कुछ भी प्रॉब्लम, तो उसके पूरा इन्वेस्टिगेट करो कि भाई रूट कॉज क्या है। समझ में आ रहा है? आप कोड लिख रहे हो और वो काम नहीं हो रहा है, तो उसका एक्चुअल में रूट कॉज क्या है, वहां तक पहुंचना है अपने को। इसीलिए इसको मैंने क्या करवाया, कंसोल लॉग करवाया। पूरी की पूरी एसक्यूएल क्वेरी को मैंने क्या करवा दिया, कंसोल लॉग करवा दिया। ठीक है ना। चलो अब जाके देखते हैं। अब ये शुभम की एंट्री में दोबारा करता हूं। अब देखो, अब कुछ नया आया है। अब देखो, अब शुभम की एंट्री इसमें आई है, और डेफिनेटली अगर इसमें मैं जाऊंगा, ये देखो शुभम की एंट्री आ गई। आ गई कि नहीं आ गई डाटाबेस में? तो कहानी चालू हुई थी पोस्टमैन से, और एंट्री पहुंच गई डाटाबेस की टेबल में। तो यही असाइनमेंट है आज का। पोस्टमैन से आपको एंट्री करवानी है, और पहुंचानी कहां तक है, आपको माइसिक्वल के अंदर, टेबल के अंदर पहुंचानी है। ये आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये है। तो ये पूरा हमारा जो है, इट इज अ फ्लो ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, है ना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट से मैंने क्या किया, क्लाइंट से मैंने कुछ पेलोड को भेजा, सर्वर पर गया, एक्सप्रेस ने आपके पेलोड को रिसीव किया। एक्सप्रेस किससे कनेक्ट हुआ, डाटाबेस से। डाटाबेस में उसने किसमें एंट्री करवा दी, आपकी यूजर टेबल में एंट्री करवा के, वो शुभम वाला जो रिकॉर्ड है, शुभम वाला रिकॉर्ड जो है वो चला यहां से था, तो शुभम वाला रिकॉर्ड क्लाइंट से चला था, और फाइनली वो शुभम वाला रिकॉर्ड कहां पहुंच गया, आपके एंट्री के अंदर। समझ में आया? तो इंफॉर्मेशन पोस्टमैन से चली थी, और फाइनली आपके यूजर्स टेबल में जाके स्टोर हो गई। और ये टर्मिनल, ये सबूत, ये प्रूफ, है ना। तो इंफॉर्मेशन आ गई। चलिए एक बार और करके बता देता हूँ। शुभम की बजाय यहाँ पर फॉर एग्जांपल निधि का रिकॉर्ड ले लेते हैं, निधि शर्मा। ठीक है, एड्रेस इनका नीमच है, और यूजर नेम निधि, और पासवर्ड 56789। ठीक है, और मैं हिट करूं। जैसे मैं हिट करूंगा, तो देखो सर्वर ने क्या दिया मेरे को, 201। तो 201 का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ है सर्वर साइट पर। सर्वर साइट पर कौन है, डेटाबेस। तो डेटाबेस में एंट्री हुई है, ये क्लाइंट को पता चल जाएगा 201 से। और यहाँ पर ये देखो, ये रिजल्ट आईडी ये वो दे दिया इसने। और फाइनली यहाँ से मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करूंगा, तो निधि का रिकॉर्ड भी आ गया है। अब यहाँ पर आज तो मैंने रिस्पॉन्स ऐसा दिया है, मगर उसमें उसमें जब आप अपने सीएमएस में काम करते हैं, तो सीएमएस कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्स देता है ना। वो आपको एक देता है, जेडब्ल्यूटी टोकन देता है, कुछ यूजर की डिटेल दे देता है। तो क्लाइंट को कैसा जेसॉन देना है, वो भी किसके कंट्रोल में है, वो भी डेवलपर के कंट्रोल में है। डेवलपर जैसा चाहेगा वैसा उसको जेसन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो फ्रंट एंड इंजीनियर होते हैं कंपनी के अंदर, जिनको रिएक्ट आता है, और बैक एंड वाले उनसे पूछते हैं भाई तुम्हें कैसा रिस्पॉन्स चाहिए, मैं वैसा रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है ना। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारे फ्रंट एंड इंजीनियर ने ये बोला है कि तुम्हें ऐसा देना है, तो हम ऐसा बना के दे देंगे। ठीक है ना। तो स्ट्रापी को हम कैसे लेके चल रहे हैं, एज अ रेफरेंस, है ना। स्ट्रापी में जो ये जेसन रिस्पांस है, एग्जैक्टली ऐसा रिस्पांस बना के हम देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए रेफरेंस है। तो आप सभी स्ट्रापी इंस्टॉल कर लेना, उस हिसाब से हमें काम करना है। तो मैं इसको पर्टिकुलर सोर्स कोड को मैं